बात याद रखना, किसी को मत बताना। मैडम आप बेफिक्रा हो जाए। मैडम आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है, अब मुझे सजाए मौत भी मिले तो कोई गम नहीं। बस हो सके तो ये बात किसी से भी मत करना। एक कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक हिंदू लड़की के साथ गुजारूं, जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। मंदिर में ऐलान करवा दें, क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार है? पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह तकने लगे। क्या वाकई इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? वो लड़की कहां से आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो उस रात क्या होगा? मेरा नाम सोनम तिवारी है। मैं 25 बरस की लेड इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अदालतों, थानों और जेल की दीवारों के बीच गुजरा है। मैंने बेशुमार चेहरे देखे, कुछ नर्म, कुछ सख्त, कुछ मासूम नजर आने वाले और कुछ पत्थर दिल। विनय ने मुझे अजीब सी कश्मकश में डाल दिया था। वो आम मुजरिम नहीं लगता था। आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर रहस्यमयी सा सुकून, जैसे सब कुछ समझकर भी खामोश बैठा हो। वो सिर्फ 21 बरस का था। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं, उसे अब दुनिया से जाना है। वो कम ही बोलता, जिसे दिन नजदीक हो मगर काम के ना हो, या शायद वो कहना ही ना चाहता हो। कई बार दिल चाहा, पूछो विनय तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा मौत ठहरी, मगर उसके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे होंठ सी देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया था, मगर 880 के सामने दिल में एक नरमी सी जाग उठती। मैं जानती थी कि यहाँ कैदियों के साथ संबंध रखना मना है, कानून सख्त है। इसके बावजूद अंदर कहीं कोई सवाल बार बार सर उठाता, क्या ये लड़का वाकई मुजरिम है या हालात का शिकार? इसी सोच के बीच आज मुझे एक खास हुक्म मिला था। एक ऐसा हुक्म जो न सिर्फ विनय की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि आने वाले चंद दिनों में हमारी पूरी जेल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 880 को सजाए मौत दी जानी थी। इस दौरान उसे अपनी माँ और पिता से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली। ये खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जेल के माहौल में सख्ती आम बात थी, मगर आज पुलिस स्टेशन में उदासी और खौफ की मिलीजुली कैफियत थी। मैं जानती थी कि सजाए मौत पाने वाले हर कैदी को आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का हक दिया जाता है, कोई ख्वाह हो वो कोई खास खाना हो, मुलाकात हो या कोई और तमन्ना। लेकिन कोई भी ऐसी अनोखी फरमाइश नहीं करता था जैसे विनय ने बाद में करनी थी। विनय एक दुबला पतला मगर पुरज़्म लड़का था। जब अपनी माँ से मिला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वो औरत अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तू बेगुनाह है, उसके यकीन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सजा सुनाई जा चुकी थी, फिर भी वो पुरुम्मीद थी कि कोई मोजा होगा। उसी दिन मुझे विनय से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वो अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांगेगा या कोई साधारण ख्वाहिश जाहिर करेगा, मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। मैंने आहिस्तगी से पूछा, विनय तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो कहो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा, एक लम्हे को खामोश रहा, फिर बोला, मेरी ये ख्वाहिश है, मगर वादा करें कि उसे पूरा करेंगी। मैंने जवाब दिया, ये हर कैदी का हक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने समझा शायद वो किसी से मिलना चाहता है, मगर जब मैं उसे IPS साहब के पास ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसके मुंह से जो शब्द निकले उन्होंने पूरा कमरा साफ कर दिया। विनय ने कहा, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं, अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं, फांसी से पहले। विनय की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं, IPS साहब और बाकी अफसर सब हैरान से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। IPS साहब ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद संजीदगी से कहा, बेटा शादी तो हम करवा सकते हैं, लेकिन सोचो कौन लड़की तुम्हारे साथ शादी करेगी जब सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद सजाए मौत दी जाने वाली है। तुम गरीब घराने से हो, न कोई दौलत, न असर और रसूख। कोई लड़की अपनी जिंदगी एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी? विनय खामोशी से सुनता रहा, चेहरे पर अजीब सा सुकून। फिर बोला, मैं अपनी बात पर कायम हूं सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। IPS साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो, कुछ खाना, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना। शादी मुमकिन नहीं। विनय ने धीरे से कहा, सर आप फिक्र ना करें,
मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। बस आप एक काम करें, मंदिर में ऐलान करवा दें कि कैदी विनय अपनी सजाए मौत से पहले 1 दिन के लिए शादी करना चाहता है, किसी ऐसी लड़की से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बने। ये सुनकर मैं चौंक उठी। पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। सबके चेहरों पर हैरानी थी कि कोई कैदी ऐसी अजीब शर्त कैसे रख सकता है। विनय ने हमारी खामोशी तोड़ते हुए कहा, अगर कोई लड़की राजी हो गई तो उसे रोकना मत, वरना मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा। उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि किसी को इनकार करने का मौका ही नहीं था। आईपीएस साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, ऐलान करवा देते हैं, मगर हमें यकीन है कोई लड़की नहीं आएगी। भला कौन ऐसी शर्त पर शादी करेगा। उसी शाम जेल के करीब मंदिर से ऐलान गूंज उठा, कैदी नंबर 8880 विनय अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर 1 दिन के लिए किसी लड़की से शादी करना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से राजी हो तो वो जेल के आईपीएस साहब से संपर्क करे। यह ऐलान पूरे कानपुर में फैल गया, मगर हमारे दिलों में यकीन था कि कोई नहीं आएगा। हम सबका यही ख्याल था कि कोई भी लड़की ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। विनय गरीब घराने से था, न शोहरत न हैसियत, उसे कौन दुल्हन के रूप में कबूल करता। हमें ये सब एक मजाक सा लगा, मगर ऐलान के सिर्फ 1 घंटे बाद एक सिपाही हांफता हुआ मेरे ऑफिस में आया। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है और उसके साथ एक पंडित जी भी हैं। ये सुनकर आईपीएस साहब और मैं दोनों हैरान रह गए। हम तेजी से बाहर निकले तो सामने 20 साल की एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी। वो लाल जोड़े में सजी हुई थी, चेहरे पर अजब सुकून और अटल निश्चय था। उसके साथ एक बुजुर्ग पंडित जी खड़े थे, हाथ में शादी का रजिस्टर लिए हुए। आईपीएस साहब ने सख्त लहजे में पूछा, पंडित जी, ये क्या माजरा है? ये लड़की कौन है? उन्होंने अदब से जवाब दिया, साहब, ये लड़की खुद मेरे पास आई थी। उसने कहा कि वो विनय से शादी करना चाहती है। मैंने लाख समझाया, बेटी वो सजाए मौत का कैदी है, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मगर वो ना मानी। कहने लगी, ये मेरा फैसला है, मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। जेल में सन्नाटा फैल गया। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि विनय को वाकई कोई इतना चाहता है कि दुनिया, इज्जत सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। लेकिन कानून कह दे दी। पंडित जी को अंदर बुलाया गया, विनय को जेल से निकाला गया। जेल के दफ्तर में संक्षिप्त रस्मों के साथ उनकी शादी कर दी गई। शादी खत्म होने के बाद विनय ने मुस्कुराकर कहा, अब आप वादे के मुताबिक मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दें। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बस 1 रात की बात है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, मगर आईपीएस साहब ने खामोशी से सर हिलाया। मैंने दुल्हन को विनय के जेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। सोचा शायद कुछ देर बाद वो खुद ही बाहर आ जाएगी, मगर वक्त गुजरता गया और अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ा गौर किया, मगर इत्मीनान से वापस दफ्तर चली गई। रात गहरी होती गई, फिर अचानक जेल की फजा एक चीख से गूंज उठी। मैं दौड़ती हुई विनय के जेल की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो वो लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी थी, घूंघट नीचे और सांसें बेतरतीब। वो लड़की बेतरतीब सांसें ले रही थी, पूरा बदन कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से शादी करके आई थी, अब क्या बदल गया? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्यों? प्यार का नशा उतर गया या अब अंजाम का खौफ जाग गया? मगर वो खामोश रही। कपड़ों के पल्लू मुट्ठियों में भींचे खड़े थे, चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे किसी डराने वाले ख्वाब से गुजरी हो। मैंने दरवाजा खोला तो वो लड़की बिजली की तरह बाहर निकल पड़ी, बिना कुछ कहे तेजी से चली गई। मैंने जेल फिर बंद किया और वक्त के साथ वापस अपने दफ्तर आकर बैठ गई। सारी रात ख्यालों में डूबी रही, फिर थकान के मारे सो गई। मुझे क्या खबर थी कि सुबह होते ही एक तूफान आने वाला था। सूरज निकला ही था कि आईपीएस साहब गुस्से में मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। इंस्पेक्टर सोनम, फौरन जाओ और देखो विनय कहाँ है। मैंने हैरानी से कहा, सर, वो अपने जेल में होगा। जाओ देखो, वे गरजे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़ती हुई विनय के जेल की तरफ गई। दरवाजे के पास जाकर आवाज दी, विनय बाहर आओ। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने खिड़की से झांका। अंदर एक शख्स पुरुषों का लिबास पहने दीवार के पास पड़ा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, आगे बढ़ी और जैसे ही उस शख्स को सीधा किया, मेरे कदम तले जमीन निकल गई। ये वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वो विनय के कपड़े पहने बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। आईपीएस साहब भी वहां पहुंच गए। मंजर देखकर वे दहाड़ पड़े, ये क्या तमाशा है? विनय कहां है? मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। वे चिल्लाए, तुम्हारी लापरवाही ने जेल को हिला दिया। एक सजाए मौत का कैदी फरार हो गया है।
मैं सन्न रह गई, दिमाग सुन्न हो गया था। हम सबको एहसास हुआ कि विनय ने एक ऐसी चाल चली थी जिसने हमें अंधा कर दिया। वो दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था और ये लड़की शायद उसकी साथी जानबूझकर उसके लिए कुर्बान हो गई थी। कुछ देर तक लड़की चुप रही, फिर वो शांत लहजे में बोली, आप लोगों ने विनय के साथ नाइंसाफी की है। वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। मैंने गुस्से से कहा, ये अदालत फैसला करेगी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, फैसला वक्त करेगा और साबित करेगा कि वो बेगुनाह है। आईपीएस साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, विनय को फौरन तलाश करो। अगर हमने उसे ना पकड़ा तो अंजाम भी बड़ा होगा। सारी जेल में खलबली मच चुकी थी। एक सजाए मौत का कैदी हम सबको धोखा देकर भाग गया था। आईपीएस साहब गुस्से में आग बबूला थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिसने हमें आंखों में धूल झोंक दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस लड़की से सच उगलवाना। विनय को ढूंढना मुमकिन नहीं था। वो कई घंटे पहले फरार हो चुका था। मैंने सख्त लहजे में कहा, देखो लड़की, अब तुमसे सवाल होंगे। अगर तुमने सच ना बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो पुरसुकून थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। बोली, मैं विनय के बारे में सब सच बताऊंगी। मैंने गौर से देखा, उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी ना पछतावा। मैंने पूछा, क्या वो वाकई तुम्हारा भाई है या तुम लोगों ने ये ड्रामा रचाया था? वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, वो मेरा भाई नहीं है। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? तुम दोनों ने जेल को बेवकूफ बनाया। विनय फरार हो गया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप गलत हैं। वो भागा नहीं, वो वापस आएगा। मैं चौंक गई। तुम्हें कैसे यकीन है? क्योंकि वो जानता है कहां जाना है और कब वापस आना है। अब वो मेरा जीवन साथी है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। उसके लहजे में ऐसा यकीन था कि लम्हा भर के लिए मेरा दिल भी डोल गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? वो बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला बदल जाएगा। तब आपको अंदाजा होगा कि असली अपराधी कौन है और विनय ने जो किया क्यों किया। मैं खामोश हो गई। वो लड़की अब भी अपने मौकिफ पर डटी हुई थी, जैसे किसी बड़ी सच्चाई को छिपाए बैठी हो। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा नाम कीर्ति है और मेरी बड़ी बहन की मंगनी विनय से हुई थी। कीर्ति ने बात शुरू की। विनय बचपन से ही बहादुर और बेखौफ लड़का था। शायद ही कोई लम्हा आया हो जब उसने किसी के सामने कदम पीछे हटाए हों। वो मेरे वालिद के चचा के बेटे का बेटा था, यानी मेरा फूफीजादा भाई। बाप उसे बहुत चाहते थे और जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी विनय से करवाई तो वो हमारे घर का हिस्सा बन गया। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। कीर्ति के लहजे में दुख भी था और गर्व भी। हमारा गांव सहारनपुर छोटा सा था, मगर वहां का माहौल अजीब था। एक रात विनय भाई हमारी बहन से मिलने आए। उस रात पिताजी घर पर नहीं थे और हम दोनों बहनें अकेली थीं। मैं किचन खाने में चाय बना रही थी। विनय भाई और बहन ही दूसरे कमरे में बात कर रहे थे। सब कुछ मामूली लग रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। वो लम्हा याद करके कीर्ति की आवाज थरथरा गई। मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो 3-4 बदमाश खड़े थे। उनके चेहरों पर दरिंदगी थी। उनमें से एक ने कहा, हमें पता है अभी तुम्हारे घर में एक नौजवान आया है, उसे बाहर निकालो। मैं घबरा गई, सोचा कहीं पिताजी ना आ जाए या कोई तमाशा ना हो। शोर सुनकर विनय फौरन बाहर आया। उसने मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कान लगाकर सुनने लगी। बाहर विनय उन बदमाशों के सामने डटा हुआ था। उनमें से एक ने कोई घटिया बात कही, मगर विनय ने हिम्मत दिखाई। अगर चाहा होता तो वो उन सब को मार भगाता, मगर वो जानता था कि वो अकेला है और हम 2 कमजोर बहनें अंदर हैं। विनय ने नर्म लहजे में उन्हें समझाया और किसी तरह वापस भेज दिया। उस रात वो देर तक बाहर दरवाजे के पास बैठा रहा, जैसे किसी खतरे का पहरा दे रहा हो। कीर्ति की आंखें नम हो गईं। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि विनय सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि दूसरों की इज्जत की हिफाजत करने वाला इंसान है। हमें अंदाजा नहीं था कि यही रात आने वाले तूफान की पहली आहट थी। कीर्ति ने गहरी सांस ली और बोली, मगर ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे अजाब बन गई। हर रोज वही 3-4 बदमाश हमारे घर के बाहर खड़े हो जाते। जैसे ही पिता काम पर जाते वो हमें तंग करने लगते। हम दरवाजे बंद कर लेते, मगर खौफ दिल से नहीं जाता था। फिर एक रात वो कहानी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। कीर्ति की आवाज लड़खड़ाने लगी। रात के अंधेरे में खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। विनय भी उसी वक्त घर आ चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बदमाश खिड़की फाड़ने वाला है।
वे और सहन नहीं कर सके, बाहर निकले और उनसे उलझ पड़े। मैं खामोशी से ये सब सुन रही थी। कीर्ति के शब्द मेरे दिल पर नक्श हो रहे थे। वो लड़ाई खौफनाक थी। कीर्ति बोली, चीखों की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजी। मेरी बड़ी बहन उनके बीच आ गई और उसी झड़प में एक शख्स हताहत हो गया। मगर ये कत्ल नहीं था, ये हमारी इज्जत बचाने की जंग थी। कीर्ति के आंसू बह निकले। असल मुजरिम वे बदमाश थे, मगर सजाए गैरत का सामना विनय ने किया। अगर हम अमीर होते या हमारी बात सुनने वाला कोई होता तो शायद ये सब ना होता। इस दुनिया में कमजोर के लिए इंसाफ नहीं है मैडम, कीर्ति ने कहा। विनय ने किसी मासूम का खून नहीं बहाया, वो सिर्फ अपनी गैरत के लिए खड़ा हुआ था। मैं कुछ बोल नहीं सकी। कीर्ति ने आंसू पोंछते हुए बोली, ये सब विनय की मां की साजिश थी। उसने कहा था, मैं अपनी दूसरी बेटी कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को फांसी नहीं होने दूंगी। मैं सकते में रह गई। कीर्ति ने कहा, हाँ, मैंने खुद को उस मंसूबे के लिए पेश किया ताकि विनय बच सके। उसकी मां ने उसे मुंबई के एक बड़े वकील के पास भेजा, वही वकील जिसकी जान विनय ने बरसों पहले बचाई थी। वो वकील अदालत में पहुंचा और सच्चाई सामने आई। साबित हुआ कि विनय ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ाई की थी, न कि कोई जघन्य अपराध किया था। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। कीर्ति की आंखों में चमक आ गई। विनय को सजाए मौत नहीं हुई, वो रिहा हो गया। मैं देर तक चुप बैठी रही। कीर्ति जा चुकी थी, मगर उसकी कहानी मेरे दिल में बस गई थी। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल होप बीम वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करने मत भूलना। क्या पता आपके भी आसपास विनय जैसे कई लोग मौजूद हों। और देखते रहना नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह का वीडियो जल्द ही आने वाला है। उसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।